हाँ, तो इसके पहले हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था, सबको समझा क्या बोल रहा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ठीक है, कि क्या बोल रहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में सेम ऑर्बिटल में भी होंगे तो भी उनके तीन क्वांटम नंबर भले सेम रहे लेकिन चौथा कैसा रहता है, अलग रहता है। ये बोल रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, आगे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखो क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि जब तुम ऑर्बिटल्स को भरोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे दिया, जैसे हम दे रहे हैं किसी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कोई एलिमेंट्स का लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो लिथियम का ही लिख रहे हो तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या लिखोगे 1s2 और क्या लिखोगे 2s1, है ना। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कर रहा है, या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट्स ले लो, हम सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, Na11, क्या रहेगा इसका 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s1, यही रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, अभी आगे जाके तुम एक टर्म पढ़ोगे ऑर्बिटल नोटेशन वाला, ठीक है, ऐसा ऑर्बिटल नोटेशन। इसमें क्या होता है, तुम लोगों को दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम लिख सकते हो, या तो इस प्रकार से लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो ऑर्बिटल में, ठीक है, जैसे एस एस ऑर्बिटल में एक ही, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल रहता है, 2s में भी एक ही रहता है, 2p में कितने रहते हैं 1 2 3, और 3s में कितना रहता है 8। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी तुम ऑर्बिटल फिल करोगे तो सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में तुमको कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, एक रखने हैं, उसके बाद दूसरा उसके साथ क्या करना है पेयर, इसमें फिर से एक रखना है, फिर दूसरा उससे क्या करना है पेयर। फिर पी की बात आई तो सबसे पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेना है, ठीक है, तीन रख लिए और कितने बाकी है तीन, उसके बाद उनकी क्या करनी है पेयरिंग करनी है, ठीक है, यानी पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रख लो, उसके बाद तुमको क्या करना है उसको पेयर करना है, डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है। जैसे ये पी वाला लिख रहे हो तो 1 2 1 2, ऐसा बोल रहा है क्या वो, नहीं, अगर तीन ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल है तो तुम ऐसा कर सकते हो, एक पहले रखोगे एक बाद में, लेकिन पी में कितने ऑर्बिटल है तीन, तीन ऑर्बिटल है तो सबसे पहले सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखोगे तुम एक एक, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स की क्या करोगे यहाँ पे पेयर। समझ में आया? तो देखो क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर एग्जांपल देके बताया था तुमको अभी, तो देखो कितने अच्छे से बोल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, ठीक है, यानी एक ही सबशेल से अगर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर तुमको इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है तो कैसे करना है वो बता रहे हैं, does not occur unless each orbital belonging to subshell has got one electron each। कब तक पेयरिंग नहीं करोगे तब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने पी वाला दिखाया तुमको कि पी वाले ऑर्बिटल में, पी वाले सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं तीन ऑर्बिटल्स है, और तुमको इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए बोला जा रहा है, तो तुमको हर एक ऑर्बिटल में पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं एक एक, और पेयरिंग कब करनी है जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके बाद शुरुआत किसी की करनी है तुमको पेयरिंग की करनी है। समझ में आया? ठीक है, इसके पहले करोगे क्या तुम डायरेक्ट पेयरिंग करके लिखोगे क्या, नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने डी ऑर्बिटल दिया तुमको, ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो डी में डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं 5 रहते हैं, तो तुम डायरेक्ट एक और दो ऐसा लिखोगे क्या, नहीं, तुम पहले हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालोगे एक 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 एक, ठीक है, और उसके बाद उनकी क्या करोगे तुम पेयरिंग। ये कौन बोल रहा है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और बोल रहे हैं और सेवरल ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फिल और द ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग इन एनी ऑफ दिस ऑर्बिटल। या तो तुम ये लिख सकते हो, तुमको अगर ये मीनिंग अच्छा लग रहा है डेफिनेशन, या फिर तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों का मतलब क्या है एक ही है। ठीक है, बोल रहा है देखो विन सेवरल ऑर्बिटल, बहुत सारे ऑर्बिटल्स है तुम्हारे पास और सबकी एनर्जी कैसी है इक्वल है, जैसे ये 5d ऑर्बिटल्स है और पूरे की पूरी की एनर्जी कैसी है सेम है, ठीक है, आर अवेलेबल, अगर तुम्हारे पास है ऐसे ऑर्बिटल्स तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल ऑल द ऑर्बिटल्स सिंगली,
सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल तुमको क्या डालना है, इलेक्ट्रॉन्स डालना है, एंड बिफोर पेयरिंग इन एनी दिस ऑर्बिटल, और बाद में उसको क्या करना है तुमको, पेयर करना है। समझ में आया? इसको बोलते हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ में आया? ठीक है, देखो एग्जांपल भी दिया है। कंसीडर फिलिंग पी सबशेल, अगर हम पी सबशेल को फिल कर रहे हैं तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहते हैं, 3। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई, व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? जब सबकी एनर्जी कैसी रहती है, सेम रहती है, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसके पहले पढ़ाया था ना, बीच में ही पॉइंट आया था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको कहते हैं। तो पी में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सबके सब कैसे होंगे, डीजेनरेट, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों की एनर्जी कैसी है, सेम है, इसलिए उनको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो तुम्हारे पास 3 इक्वल एनर्जी के क्या है, ऑर्बिटल्स है। तो तुम कैसे पेयरिंग स्टार्ट करोगे वो बता रहे हैं वो, देखो हियर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट व्हेन 4th इलेक्ट्रॉन एंटर द पी शेल। यानी सबसे पहले तुमको क्या करना है, पहले ऑर्बिटल बनाना है, पी वाले 3 दिख रहे तुमको, तीनों में पहले एक एक डालना है, और पेयरिंग चौथे इलेक्ट्रॉन से चालू होगी, दिख रहा है तुमको, चौथा इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू हुई है, पहले दूसरा तीसरा यहीं पे भरे गया, और चौथे से क्या स्टार्ट हुई है, पेयरिंग। नहीं तो ऐसा भी तो कर सकता था वो, लेकिन किया क्या उसने, देखो ताकि चौथी की वेट देखना, पहले दूसरे से ही पेयरिंग चालू किया क्या इसने, नहीं, इसने क्या किया, पहले 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन रख दिया, और चौथे इलेक्ट्रॉन से क्या स्टार्ट किया इसने, पेयरिंग, ऐसा। ठीक है, ना कि ऐसा, दिख रहा है, ऐसा किया क्या, पहला दूसरा फिर पहला दूसरा, ऐसा करेगा क्या, नहीं, क्योंकि हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऐसा बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है पहले सिंगली फिल करो, उसके बाद क्या करना है, पेयरिंग करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी, तुम देखो किसी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 रहता है, 6 रहता है क्या, कोई कोई इलेक्ट्रॉन एटम का, तो उसमें भी तुमको वही करना है, 1 2 3 सब में कितने भरोगे तुम, एक एक। ठीक है, ये नहीं कि 3 है तो पहले में 2 भर दिया दूसरे में 1, ऐसा करोगे क्या, नहीं। अगर किसी में 4 है, 4p कितना है, 4 है, तो फिर एक 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 लिखोगे और फिर पेयरिंग चालू करोगे ऐसे, सॉरी 5 है तो, और किसी में 6 है तो भी ऐसा ही करना है, एक 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 लिखना है, उसके बाद क्या करना है, पेयरिंग। समझ में आया? अभी जब तुम ऑर्बिटल नोटेशन लिखोगे तो बहुत अच्छे से ये इसी का यूज करना है तुमको, ठीक है। तो देखो और क्या बोल रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, ये मेन टॉपिक है, देखो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं एज कंपेयर टू फुल्ली फील्ड सेट ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल हैज, क्या बोल रहे हैं देखो, from this it is observed that half filled and fully filled set of degenerate orbital has extra stability। यानी कुछ कुछ ऐसे ऑर्बिटल जो पूरे के पूरे हाफ फील्ड है या फिर पूरे के पूरे फुल्ली फील्ड है, ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तीनों में एक एक ऑर्बिटल है, यानी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक लेकिन होने कितने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे, लेकिन हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है, ये हाफ फील्ड हो गया। ठीक है, और फुल फील्ड में पूरे के पूरे कैसे होंगे, 6। अगर इस तरीके से तुमको ऑर्बिटल दिखे तो वो कैसे होंगे, पूरी तरीके से स्टेबल होंगे, ऐसा वो बोल रहा है, ना कि इस प्रकार वाले उतने ज्यादा स्टेबल होंगे क्या, नहीं। देखो जैसे मैं तुमको बताती हूँ, या तो हाफ फील्ड, ठीक है, और या तो फुल फील्ड, इन दोनों की एनर्जी इसके मुकाबले कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसलिए वो पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल को कैसा भरना है, हाफ फिल करना है, और उसके बाद अगर बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच रहे तो तुमको क्या चालू करना है, उसकी पेयरिंग चालू करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2p3 हुआ तो हम डायरेक्ट उसको ऐसा फिल करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा क्या, 1 2 1 ज्यादा स्टेबल रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, लेकिन ये इसका ऑर्बिटल हाफ फील्ड हुआ क्या, नहीं, ये इस प्रकार में ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, जितना ये इसमें स्टेबल रहेगा उतना इसमें स्टेबल रहेगा क्या, नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। समझ में आया? 3 अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन रहा तो सबसे पहले तीनों में क्या भरना है, एक एक, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल रहता है इसके कंपैरिजन में। समझ में आया? इसमें ऑर्बिटल हाफ फील्ड दिख रहे तुमको, आधे भरे आधे नहीं भरे,
इसमें पूरे के पूरे भरे लेकिन हाफ फिल्ड भरे। समझ में आया? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। सॉरी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर कोई ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है और हाफ फिल्ड है तो उसकी एनर्जी कैसी रहती है? ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्बिटल्स के। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हाफ फिल्ड करो, उसके बाद उसको क्या करो, आगे बच रहे तो फुल फिल्ड करो। आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इट्स रिप्रेजेंटेशन। तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाने के लिए बोला था। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो प्रकार से दिखाया जाता है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये ऑलरेडी तुम 8वीं से पढ़ते आ रहे हो। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि नहीं? इसके पहले जब तुम 10वीं में थे तो किसी हर एक एलिमेंट का, हाइड्रोजन का 1 लिखते थे, हीलियम का 2, लिथियम का 2,1, 2,2, 2,3। ये क्या था? ये तुम बता रहे हो ना कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब ये चीज छोड़ के हमको क्या करना है, शेल के साथ किस में घुस जाना है? सब शेल में। 1s2, 2s2, 2p6, इस पे तुम क्या दिखाओगे कि हर एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। पहले शेल की बात थी, अभी तुम्हारे को क्या पर आ गया? ऑर्बिटल। इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या? हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। इसी का डाटा तुम लिखोगे, उसको ही क्या बोलोगे तुम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखते हो ना 1s2, 2s2, 2p6, एस ऑर्बिटल में कितने, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने, लिखते हो, वही क्या हो गया? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? देखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते? तुमने जब लिखा होगा तो कौन से रूल का यूज किया होगा? अबव प्रिंसिपल का यूज करके किया है, वही बोला है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन बाय अप्लाइंग अबव प्रिंसिपल, ठीक है। और दो प्रकार से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हो। एक पहला वाला इलेक्ट्रो ऑर्बिटल नोटेशन, जो ऑलरेडी तुम लिख चुके हो, ऐसा लिखते हो ना 1s2, 2s2, 2p6, जो भी है ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, कौन सी मेथड? ये ऑर्बिटल नोटेशन। और दूसरी एक मेथड है ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में ऐसा नहीं लिखना पड़ता है, उसमें ऑर्बिट बना के लिखना पड़ता है, मैं तुमको बताऊंगी। देखो, ऑर्बिटल नोटेशन यानी क्या वो बोल रहा है? ऑर्बिटल नोटेशन मेथड, अ सेल इज रिप्रेजेंट बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तुमने देखा है, तुम ऐसा लिखते हो हर एक शेल को। तो निकालो नीचे। ऑलरेडी कर चुके हो। तो जब तुम लिखते हो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऐसा लिखते हो ना। फॉर एग्जांपल, मैं सोडियम का ही बता देती हूँ तुमको। तुम ऐसा लिखते हो, लिखते हो कि नहीं? तो इसमें तुम कैसे ऑर्बिटल नोटेशन यानी कैसे लिख रहे हो? सबसे पहले तुम प्रिंसिपल क्वांटम लिख रहे हो और बाद में क्या लिख रहे हो वो, ठीक है। इसको ही, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल नोटेशन, ठीक है। देखो बोल रहा है, इन ऑर्बिटल नोटेशन मेथड ऑफ सेल इज रिप्रेजेंट बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा सेल है वो किससे पता चल रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। फॉलो बाय रिस्पेक्टिव सिंबल ऑफ सबसेल, और उसके पीछे क्या लिख रहे हो तुम? सबसेल का सिंबल लिख रहे हो। और बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग दैट सबसेल बीन रिटन एज सुपरस्क्रिप्ट। और कितने, हाँ, उस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो तुम कहाँ लिख रहे हो? उसके ऊपर, उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल, सिंबल के राइट साइड के सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हो ना तुम। ये बोल रहा है, इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल नोटेशन। अब बारी है किसकी? ऑर्बिटल डायग्राम की। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ फिर से, जैसे सोडियम का ही पकड़ लो, तुमने ऑर्बिटल नोटेशन ऐसा लिखा, ठीक है, ऐसा लिखा। ऑर्बिटल डायग्राम वाली मेथड कैसी रहती है? तो देखो, एस ऑर्बिट एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। 2s में भी कितने रहेंगे? एक ही रहेगा। 2p में कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। और 3s में कितने रहेगा? एक, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, इन द ऑर्बिटल डायग्राम मेथड ईच ऑर्बिट इज सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉक्स। ऑर्बिटल्स को किससे रिप्रेजेंट करना है तुमको? बॉक्स से।
ठीक है, ये समझ लो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है और ये 3s है। हर एक ऑर्बिटल को किससे डिनोट किया तुमने? बॉक्स से डिनोट किया है। आगे क्या बोल रहा है देखो, द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को किससे दिखाना है तुमको? एरो से। देखो अप स्पिन फॉर अप स्पिन, एंड ये जो डाउन एरो है वो किसके लिए है? लो स्पिन। ऊपर वाला स्पिन और नीचे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखाते ना, वो ऐसे दिखा रहा है। जैसे देखो यहाँ 1s2 है तो ये 1, और दूसरा वाला लो स्पिन कहा जाएगा नीचे। 2s2 है तो ऊपर एक नीचे एक, ठीक है। फिर 2p6 में फिर से कौन सा रूल यूज करोगे तुम? डायरेक्ट 1 2 करोगे क्या? कौन सा? हर्ट्ज रूल। पहले 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और फिर से ये ऐसे तो 1 2। समझ में आया? ऑर्बिटल डायग्राम क्या करते हैं? बस ऑर्बिटल को किस में दिखाते हैं? बॉक्स में। लेकिन तुमको लिखना पड़ता है नीचे कि वो कौन सा ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ तुम ये भी लिख सकते हो 2p लिखने के जगह, वैसे तो दोनों 2p है, एक को 2px लिख सकते हो, एक को 2py लिख सकते हो, और एक को 2pz लिख सकते हो। और अगर ऐसा ही डी रहा तो टी लिख सकते हो, तुम डी लिख सकते हो। 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक का नाम क्या लिखोगे? dxy, dxz, dyx, dzy, yz भी लिख सकते हो, dx² माइनस y² और dz², ठीक है। या फिर उस पूरे को ही लिख सकते हो कि ये क्या है? 3D है। 3 वाले में ही डी आता है ना, 2 में आता है क्या? और उसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिटल डायग्राम। समझ में आया तुमको ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है? इजी है, इजी है। अब आया कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। देखो ये क्यों आया है? कभी कभी क्या होता है, देखो हम लोग 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जाते रहते हैं, जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़े से बड़ा एटॉमिक नंबर हो उसको छोटा करने का ये मेथड बताया, ठीक है। कैसे छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है? छोटा करना, ठीक है। कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन, ठीक है। तो कैसे कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा कर दिया जा सकता है? छोटा। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, द ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट विथ हाई एटॉमिक नंबर। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कैसा है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। रहते ना 100 200, 100 200 तो नहीं रह सकते, 100 रह सकते हैं, 111 112, कितने बड़े बड़े एटॉमिक नंबर हुए। तो उसके अंदर शेल भी कितने सारे लगेंगे, लगेंगे कि नहीं? और कितनी लंबी लाइन भी लगेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, है कि नहीं? 30 वाले में तुमको इतने बड़ी बड़ी लाइनें लगी होंगी, लगी कि नहीं? लिखा ना तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 101 102 में तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम के लिए ऐसे एटम्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो एक मेथड दी है, कौन सा? कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन। देखो मेथड क्या बोल रही है, इसमें क्या करना है तुमको? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 2। एक पार्ट का नाम है कोर पार्ट और दूसरे पार्ट का नाम है आउटर पार्ट। अब देखो कोर पार्ट यानी क्या होता है, पहले मैं तुमको एग्जांपल दे देती हूँ, उसके बाद ये समझाती हूँ कि कोर पार्ट और आउटर पार्ट यानी क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम का ऑर्बिटल नोटेशन इतना लंबा है, दिख रहा है? इसका कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले कोई भी एटम का कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन लिखना है तो सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि उसके आगे का इनर्ट गैस कौन सा होगा, पहले का। तो पोटेशियम के पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है? एरागोन आता है, ठीक है। तो देखो बोल रहा है, तो एरागोन दिख रहा है यहाँ पे तुम्हारा, एरागोन को ही क्या बोलेंगे हम? कोर पार्ट। देखो पोटेशियम का इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। कंडेंस इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे लिखते हैं, देखो Ar4s1। क्यों Ar क्यों लिखा? तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसा है? एरागोन जैसा है। तुम खुद ही देख लो ना, इसका 19 है, एरागोन का कितना है? 18 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए।
यानी ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका है, एरागोन का। बस तुमको क्या करना है, डायरेक्ट क्या लिख लेना है, एरागोन, और उसके आगे जो भी बचा इलेक्ट्रॉन से, पोटेशियम का कितना है 19, तो यहाँ पे क्या लिख रहे तुम 4s1, इसके आगे क्या लिखोगे 4s1। बस क्या करना है, कोई भी एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा आ रहा है उसके आगे का इनर्ट गैस वहां लिख देना है, और उसके अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आगे में सबशेल करके उसको क्या कर देना है, लिख देना है। समझ में आया, यहाँ पे देखो ना ये वैसा ही किया ना, एरागोन का यहीं तक है, आगे एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसने क्या लिख किया 4s1। समझ में आया। इस पार्ट को, जो इनर्ट गैस वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कोर पार्ट। क्या कहते हैं, कोर पार्ट। और ये जो बाकी वाला जो पार्ट बच रहा है, जो सबशेल में डाल के इलेक्ट्रॉन डाल के लिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर पार्ट। क्या कहते हैं, समझ में आया। देखो कोर पार्ट लिखा है, कोर पार्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रीसेंडिंग इनर्ट गैस। प्रीसेंडिंग का मतलब है पहले जो इनर्ट गैस है, एटम के आने, एलिमेंट के आने, एलिमेंट से पहले जो इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोर पार्ट। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं क्या, नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्ट उस एलिमेंट को डाल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट का वहां तक क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ में आया। तो कहाँ देखो इतनी लंबी लाइन लग रही थी और कहाँ एक तुझसे एरागोन लिखने के लिए लग रहा है कि नहीं, ठीक है। और देखो बोल रहा है कि ये कोर पार्ट कैसे लिखते हैं, इट इज इम्प्लाइड बाय राइटिंग सिंबल ऑफ दैट इनर्ट गैस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे लिखोगे कोर पार्ट, तो जो इनर्ट गैस है उसका सिंबल लिखना है और उसको किस में डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसको ही हम क्या बोलेंगे, कोर पार्ट, ठीक है। और आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो देखो द आउटर कॉन्फ़िगरेशन इज द स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट। बाहर का कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का अभी तक सबसे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हुए क्या, नहीं, तो एरागोन का यहाँ से है, ठीक है, एरागोन तक लिख लिए तुमने, उसके आगे का तुमको उस एलिमेंट के हिसाब से क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला, बताओ कैल्शियम का कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल नोटेशन क्या होगा, तो क्या लिख सकते हो तुम बताओ। कैल्शियम का सबसे पहले बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, ठीक है। उसके पहले का इनर्ट गैस कौन सा है, एरागोन है, तो क्या लिखोगे तुम, इनर्ट गैस क्या है, एरागोन ही है ना। आगे का यानी कि इसके पहले जो आया था, ठीक है, बाद का बोल रही हूँ क्या मैं, इसके पहले जो कैल्शियम के पहले जो इनर्ट गैस आया था वो कौन सा था, एरागोन। इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, एरागोन लिखा। अब एरागोन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, 18, 3p6 तक हो गया कंप्लीट। लेकिन कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स अभी कंप्लीट हुए क्या, नहीं हुए ना, अभी उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, 2। 2p6 के बाद कौन सा शेल आएगा, 4s2। समझ में आया। तो ये देखो ये किसके लिए, ये किसके हिसाब से लिखे हमने, कैल्शियम। समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल नोटेशन, कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन। समझ में आया। तो तुम ऐसा लिख सकते हो पूरे एलिमेंट्स के लिए, हाइड्रोजन के लिए तो लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। इसके लिए लिथियम का लिख सकते हैं, तो लिथियम का कैसा लिखोगे बताओ, पहले हीलियम लिखोगे, अब कितने बचे हैं, 1, तो क्या लिखोगे 2s1, 1s2 तो ऑलरेडी हीलियम में हो गया है ना, अब बच्चा कौन सा 2s1। समझ में आया। बस कुछ नहीं, जो तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा उसमें से ढूंढना है तुमको कि कौन से इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उतने कॉन्फ़िगरेशन को हटा के वहां पे क्या लिखना है तुमको, इनर्ट गैस का सिंबल। जैसे देखो पोटेशियम का तुमने ऑलरेडी लिख लिया होगा, तो उसके पहले ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, एरागोन का, तो इन सब के बदले तुम क्या लिख दिए, एरागोन, और जो बचा हुआ था उसके आगे लिख दिया। वही करना है तुमको, तुम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हो, ठीक है। तुमको आगे का इनर्ट गैस पता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता है, बस वो सब हटा के वहां पे क्या लिखना है, इनर्ट गैस। समझ में आया। तो समझा तुमको आउटर पार्ट, कोर पार्ट किसको बोलते हैं। इनर्ट गैस लिखना है, लिख लिया तुमने, ठीक है, इनर्ट गैस लिख लिया। लेकिन अभी जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का है वो इनर्ट गैस दोनों का सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, नहीं है। हम देख रहे हैं कि पोटेशियम का कितना है, अगर फुल फॉर्म में लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक एरागोन का। और पोटेशियम का फिर क्या है यहाँ पे 4s1। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ तक जो एरागोन का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हटा दे रहे हैं
और उसके जगह पे क्या लिख रहे हैं, एरागोन, क्योंकि एरागोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आगे का एरागोन का है क्या, तो ये जैसे का, समझ में आया, ठीक है। वैसे ही तुम कैल्शियम का भी लिख सकते हो, देखो फिर से बताती हूँ। 20 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर कितने बचे देखो गिन लो, 10 10 12 और 6 18, और कितने बचे हैं, 2। तो क्या लिखोगे, 4p के बाद कौन सा आता है, 4d 3d आता है क्या, 3p के बाद 4s आता है, 3d कैसा है, अब ज्यादा पावर है उसका, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 4s2। एनर्जी वाला जब तुम देखोगे वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 3p के बाद कौन सा है, 4s, ठीक है। फिर तुमको इसका कंडेंस वाला लिखना है, तो तुमको पता है इसके पहले जो भी इनर्ट गैस है वो कौन सा है, एरागोन है, और उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इन सब के बदले तुम क्या लिखोगी वहां पे, एरागोन लिखोगी, और जो बचा हुआ है वो जैसे का, समझ में आया, ठीक है। तो जो पार्ट है एरागोन वाला इनर्ट गैस वाला उसको कोर पार्ट बोलेंगे, और बाहर वाला जो पार्ट है वो आउटर पार्ट, ठीक है। नहीं, कोई एलिमेंट नहीं ले सकते, इनर्ट गैस ही लेना है, उसी को कोर पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो Cu और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या बोल रहा है, देखो। ऐसा एक ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है वहां पे, तुमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता रहा है कि क्यों एनोनमस बिहेवियर है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है क्या, नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा है, तो वही हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला, नहीं क्या, वैसा। देखो क्या बोल रहा है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, ठीक है। ये होना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, लेकिन ये ना होते हुए उसका ये है, देखो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। बस क्या हुआ है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि s में 2 होगा और d में कितना होगा 4, लेकिन एक्चुअली में s में 1 है और d में कितना है, क्यों, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल से, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैसा स्टेबिलिटी देता है, ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पे जब तुम देखोगे तो S2 फुल फील्ड है, लेकिन D कैसा है, हाफ फील्ड से भी ज्यादा कम है कि नहीं, है कि नहीं। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हम डाल दें तो ये D कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड, यानी इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, इसके मुकाबले कैसी हो सकती है, ज्यादा। इसलिए क्रोमियम क्या करता है, 4s2 में 2 ना रखते हुए यहाँ से एक निकाल के किस में डाल देता है, यहाँ पे। जब यहाँ से एक निकाल के यहाँ पे डालेगा तो दोनों के दोनों जो सबसे वो हार्ड, दोनों के दोनों ऑर्बिटल कैसे होंगे, हाफ फील्ड हो जाएंगे, इसके मुकाबले ये कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होंगे, समझ में आया। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है, ना कि 4s2 3d4 है, समझ में आया। ये भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करेक्ट कर सकते हो और चेक कर सकते हो, और दूसरे एलिमेंट का ऐसा कुछ है कि नहीं, समझ में आया। देखो बोल रहा है हियर 3d इज नॉट हाफ फील्ड, 3d हाफ फील्ड है क्या, नहीं है, हेंस इट हैज लेस स्टेबिलिटी, 3d की स्टेबिलिटी कैसी हो सकती है, लेस, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन 1 4s इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू वन ऑफ द एम्प्टी 3 ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच के रिपल्शन के कारण ये s में जो एक इलेक्ट्रॉन से वो कहाँ आ जाता है, 3d5 3d में, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 5। देखो thereby both 4s and 3d orbital become हाफ फील्ड, जब एक निकल के उधर चला जाएगा तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, हाफ फील्ड। क्यों हाफ फील्ड बोल रहे हैं, 4s की कैपेबिलिटी 2 की है, एक है यानी कैसा कैसा भरा हुआ है, आधा ही भरा हुआ है, इसकी कैपेबिलिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, 5 यानी कैसा भरा हुआ है, आधा, यानी दोनों के दोनों ऑर्बिटल कैसे है, हाफ फील्ड है। इसलिए बोल रहा है क्रोमियम का जो भी एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड करेगा तो स्टेबिलिटी कैसा क्या एक्वायर करेगा, वो ज्यादा, इसके मुकाबले ऐसा इस फॉर्म में वो स्टेबिलिटी कैसी होगी, उसकी ज्यादा होगी, इसलिए वो कैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, ऐसा, समझ में आया। आगे कॉपर के बारे में, वहां हाफ फील्ड यहाँ फुल फील्ड, ठीक है। देखो क्या है, एटॉमिक नंबर कॉपर का कितना है
29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, 3D अभी बेचारा पूरा हो जाता अगर एक मिल जाता तो उसको, ठीक है, एक मिल जाता तो वो क्या हो जाता, पूरा हो जाता, फुल फिल्ड हो जाता। इसलिए क्या बोलता है देखो, हियर 3D ऑर्बिटल इज नेदर हाफ फिल्ड नॉर फुल्ली फिल्ड, ना तो हाफ फिल्ड है ना फिर फुल्ली फिल्ड है बेचारा, ठीक है। तो तुम सोचो कि 4 दे देना चाहिए था, हाफ फील्ड हो जाता, हाँ ना। लेकिन वो सोच रहा है कि जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में वो कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए, बिना दिए दिए ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन के कारण 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है, 3D में, ठीक है। और 3D में जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन चला गया इनटू 3D बीच में फिर कंप्लीटली फिल्ड, जिसके कारण 3D कैसा हो गया, कंप्लीटली फिल्ड, और 4s कैसा हो गया, हाफ फील्ड। तो हम यही बोल रहे हैं, या तो हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड, उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एक हाफ फील्ड और एक यहाँ पे फुल फील्ड है, तो स्टेबिलिटी कॉपर की कैसी होगी, ज्यादा। समझ में आया। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें वो ज्यादा स्टेबल होगा क्या, नहीं, इसमें ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें। समझ में आया। 876 होता तो भी तुम भेजते तो पूरी तरीके से फील्ड, हाफ फील्ड कम से कम हो जाता, लेकिन फुल फील्ड होने वाला है क्या, नहीं। अगर तुम इसमें का एक भेज भी दोगे तो भी फुल फील्ड होने वाला है क्या, तो जैसे का वैसा, ठीक है। कौन सा, ये वाला, नहीं सही है, लेकिन उससे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा, तो ये ऐसा लिखो, ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है। ये है सही, लेकिन उसमें ज्यादा स्टेबल है क्या वो, नहीं। इसलिए करेक्ट कौन सा माना जाएगा, ये वाला। समझे। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, देख लो एक बार क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखो क्या होता है, एटम्स एंड आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे उनके बीच में, सेम होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, फिर से तुमको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, यहाँ दिया हुआ ही है तो कैसे लिए एग्जाम्पल दूंगा। देखो एरागोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18। कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे तो उसके अंदर भी कितने हो जाएंगे, पोटेशियम 1 दे दे तो भी कितने हो जाएंगे, यानी तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कैसा है, सेम। तो ये सब के सब क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ में आया। ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कैसा है, सेम है, उनको हम क्या, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो एलिमेंट्स हो, चाहे वो एटम हो। अगर देखो ना ये आयंस है और ये कैसा है, ये एक एटम है, समझ में आ रहा है तुमको, तब भी इनको हम क्या कह सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि 2 एटम के इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम हो सकते नहीं है, ठीक है। तो दिया है देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कैसे रहेंगे, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनको डालेंगे भी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कैसा रहेगा, बांटेंगे भी उसी प्रकार से बांटोगे ना तुम, लिख के भी देख सकते हो। देखो मैं बताती हूँ तुमको, तुम अभी कंपेयर करके देख लो, मैं तो बोलोगे कुछ भी बोलते रहते हम मान ले क्या, लिख के देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 दिख रहे हैं। इसके भी देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 18 है। उससे ज्यादा हम लिख सकते क्या आगे, नहीं, ये भी सिर्फ 18 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन सबके कैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। और कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी थी। एक्साइटेड किसको बोल रहे हैं, तो वो लिखा है मैंने, देखो एटम मॉलिक्यूल आयन व्हिच हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले रहे तो कौन से स्टेट में पहुंच जा रहे हैं, एक्साइटेड में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड है ये, ठीक है। जैसे तुम लोग एक्साइटेड रहते हो ना, when excited species gives away absorbed energy in the form of radiation, the process is called emission of radiation। और अगर वो एक्साइटेड हो गया और फिर से रेडिएशन जो उसने अब्जॉर्ब किया था फिर से क्या कर रहा है, वो इमिट कर रहा है, छोड़ दे रहा है, रिलीज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। आगे इमिशन स्पेक्ट्रा भी बता रहा है, देखो क्या है इमिशन स्पेक्ट्रम,
द रेंज और एरे ऑफ वेवलेंथ विच इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी जब रेडिएशन इमिट हो रहा है तो वहां से जो भी वेवलेंथ निकल रहे हैं उसमें से, ठीक है, उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। उस ग्राफ को ही हम क्या बोल रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। आगे बात है नोडल प्लेन क्या होता है। तो देखो नोडल प्लेन भी तुमको बताया था मैंने जब तुमको पी ऑर्बिटल्स पढ़ाया गया था, तो द टू लोब्स आर सेपरेटेड बाय प्लेन हैविंग जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड नोडल प्लेन। देखो बताती हूँ फिर से एक बार नोडल प्लेन किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला पी वाले में देखो ये जो प्लेन दिख रहा है दो लोब के बीच में, ये क्या है, प्लेन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, नोडल प्लेन। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी रहेगी, जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे क्या, नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे लेसन तुम्हारा होता है खत्म। कोई ऐसा टॉपिक जो तुमको